हाँ, जी ओके। तो अधूरी जो बात रह गई उसको मैं पूरा कर देता हूँ। जी आनंद जी ने कहा कि अरे आपने जो उसका म्यूजिक में जो शिवरंजनी राग यूज किया वो बढ़िया करेक्ट आ गया। तो मैंने उससे कहा कि मुझे मालूम नहीं था कि वो शिवरंजनी राग है। मुझे वो इंस्टिंक्टली एप्लीकेशन उसका अच्छा लगा और मैंने वो जो कंपोज किया वो करेक्ट आ गया। बस दैट इज द मेरा काम हो गया। तो मेरा इसमें ये कहना है कि आप कितना सीखे हो, आपको शास्त्रीय संगीत या कोई भी किसी भी चीज की शास्त्र आप में कितना अवगत है, उससे ज्यादा उसका एप्लीकेशन आना ज्यादा जरूरी है। कई पंडित जो है, कई ज्ञानी ज्ञानी लोग हैं, वो साधारण से ज्ञानी लोगों से भी वो बोल सकते हैं कि इस तरह के ये अच्छा है, ये है, वो है, उसका क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। मगर प्रैक्टिकल करना, वो एप्लीकेशन जो है वो एक अलग चीज है। वो उसका सेंस जब आता है तब कुछ अलग चीज बन जाती अ, है। यस। मैं चाहूंगी कि कुछ बातचीत बीच में करी जाए, हाँ जिससे हाँ भी बिल्कुल। हाँ, जिससे हाँ, सर बोलिए। को भी लगे कि हाँ, मैं जो बात कर रहा हाँ। हूँ तो हम लोग उनके साथ में चल रहे हैं। हम्म। दादा बोलिए। कोई हाँ तो सवाल? हाँ, कोई सवाल? हेलो गीता। हाँ हाँ सर। कुछ नहीं, मैं पुरु सर के बारे में ये बताना चाहता था जी कि महाराष्ट्र में मतलब हम लोग भी उनका काम देख देख कर ही सीखे हैं। जी जी और आप शायद रंगमंच में शो हुए वगैरह बहुत कम सुना होगा। तो ऐसे कई शो है जिसमें पुरु दा के जो भी नाटक है, उन्होंने कई 100 से भी ज्यादा उनके शो हुए हैं। और आज मराठी और हिंदी में भी कई ऐसी बड़ी जनरेशन है जो फिल्मों में काम कर रही है। वो वंस अपॉन ए टाइम पुरुदा के नाटकों में काम करते थे। और मराठी की एक बहुत लंबी चौड़ी परंपरा है, उसमें पुरुदा ने अपनी खुद की एक परंपरा क्रिएट की है। और मुझे लगता था कि शायद हिंदी बेल्ट में भी ये मालूम होना चाहिए। अदरवाइज फिर आड़ेकर जी, तेंदुलकर जी या एलकुंचवार जी, इनके बाद में नाम ही नहीं आते हैं मराठी के बहुत सारे। जी तो पुरुषोत्तम बेर्डे एक सशक्त नाम है जो इंडियन रिप्रेजेंट। जी जी आगे। हाँ जी, हमारे लिए तो वो सारे सुनने के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है जिनने थिएटर में लंबे समय तक काम किया हो। तो हमारा एम या हमारा मोटिव यही रहता है कि जितना अधिक लोगों के काम को जान सके, सुन सके, ये सबके लिए भला हो, सबके लिए अच्छा हो। वो ज्यादा बेहतर है कि हम अपने अलावा कितने लोगों के काम को देखते हैं या जानते हैं। जी, कोई सवाल कर रहा है? गुरुदा, मैं हाँ वसंत काशीकर जबलपुर से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। नमस्कार। हाँ नमस्कार। आपने इतना लंबा समय रंगमंच में काम किया, इतने सारे अपने खुद के नाटक किए। मैंने जहाँ तक पढ़ा था आपके बारे में, जो लेखन की शैली थी, जो निर्देशन की, पुरुदा की अपनी शैली थी। आपने अभी जो वर्तमान में नाटक हो रहे हैं उनमें अपने कोई अप्रोच में क्या अंतर पाया है पहले के नाटकों और अभी के नाटकों? पहली बात तो मैं हमेशा वर्तमान के साथ ही रहा हूँ। जितने भी नाटक मैंने किए हैं वो आइदर वर्तमान के हिसाब से ही है या दो कदम उसके आगे है। क्योंकि आज जो हमारे मराठी थिएटर में या कभी मैं फेस्टिवल्स भी देखता हूँ तो जब भी नेशनल लेवल पे कोई नाटक करना चाहता है तो वो डायरेक्टर फिर से पुराने बातों को दोहराता है। ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है कि कई सारे जो वर्ल्ड वाइड प्रूव हो गए नाटक बहुत सारे, तो उसमें से कुछ लेके अपने आप को प्रूव करने के पीछे बहुत सारे लोग डायरेक्टर्स पड़े हुए हैं। वो चीज मैं बिल्कुल मानता नहीं। तुम्हारा खुद का हो, भले हो अच्छा बुरा कुछ भी हो, मगर वो तुम्हारा अपना हो। थिएटर ये ऐसी चीज है, यहाँ पे आप कंट्रीब्यूट करने जाओगे तो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं होगा, मगर ड्यू कोर्स
वो लोग उसको अपनाएंगे। आप अगर करने जाओगे तो वो आर्टिफिशियल हो जाएगा, और अगर आप एक्सपेरिमेंट लेवल पे कुछ अलग सोच के करने जाओगे तो उसे रंगभूमि अपनाती है। ये मैंने अपने गुरु से भी सीखा, मेरा भी ये यही है। तो आज का जो वर्तमान थिएटर है, उसमें अगर कोई ऐसी अलग चीज मुझे दिखाई देती है तब मैं बहुत इम्प्रेस हो जाता हूँ। मगर बहुत सारा इम्प्रेशन वो पुराने चीजों को दोहरा के ही लिया जाता है, ऐसा मेरा आजकल का ऑब्जर्वेशन है। तो वैसे होना नहीं चाहिए। हाँ, एक इंटरप्रिटेशन नाम की जो चीज है, उसके लिए अगर आप कुछ कर रहे हो तो मुझे मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। जैसे मराठी में एक अभी नाटक आया देव बाबळी करके, देव बाभड़ी नाटक का नाम है। प्राजक्त देशमुख नाम का वो लड़का है जिसने उसका पहला फुल लेंथ कमर्शियल में वो प्लेटफॉर्म पे आया, कमर्शियल प्लेटफॉर्म पे, मगर उसमें उसका पूरा कंटेंट आध्यात्मिक बेस है। उसका कंटेंट है विठल, रुक्मिणी और तुकाराम और उसकी पत्नी। इन में जैसे हमारे नाटक सिनेमा में आज बहुत वुमन इसका एम्पावरमेंट का आया है, या स्त्रियों का कितना छल हुआ है, या स्त्री पुरुष संबंधों पे बहुत सारे नाटक आए, फिल्में भी आई। मगर ये जो नाटक है देव बाभड़ी, उसका पूरा कंटेंट आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लेवल पे है, और उसमें रेफरेंसेस भी स्पिरिचुअल लेवल पे आते हैं, अभंग आते हैं, मीन्स उसका वांग्मय मूल्य भी उसमें बढ़ जाता है। तो एक लड़का जो हार्डली 25 साल का है, उसने जब ये नाटक लिखा तो मुझे ऐसा लगा कि इस लड़के को मुझे मिलना चाहिए, इससे बात करनी चाहिए, ये कैसा इसको आ गया। क्योंकि स्पिरिचुअल लेवल की इतनी हाइट, या तो आध्यात्मिक तुम्हें सीखना पड़ता है क्या है, या किसी गुरु के पास से वो मिलता है, या एकांत में मनन चिंतन करने के बाद वो सब मिलते हैं, और नाटक में लाना इज वेरी डिफिकल्ट। तो वो जब मेरे सामने आया वो प्ले, और आज के वर्तमान का, तो वो मैं बहुत इम्प्रेस हो गया। और मैंने उसको पूछा कि ये कहाँ से आया तेरे में। तो उसकी वारकरी संप्रदाय में फैमिली से वो उसका जन्म हुआ, और बचपन से वो ऑब्जर्व करते करते यहाँ तक पहुंचा। तो उसका जो प्रवास है, हर एक मैं वही अभी आपको कहना कि जब मैंने एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स मुंबई के मुंबई विद्यापीठ, वामन केंद्रे जी तब वहाँ पे हेड थे, तो उन्होंने मुझे एमए के विद्यार्थियों के लिए नाटक डायरेक्ट करो, ऐसे 2-4 साल वो मेरे पीछे पड़े। तो मैंने फिर एक साल में एक्सेप्ट किया। तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ, ये आजकल यहाँ तक नाटक यहाँ पे हुए, आजकल एमए के स्टूडेंट को इतना इतना हम लोग ये नाटक हुए, कई सारे डायरेक्टर्स बाहर से आ गए, उन्होंने ये नाटक किए। तो उसमें से बहुत सारे नाटक आइदर शेक्सपियर के होते थे, या कुछ साउथ के बड़े बड़े राइटर्स के, या तेंदुलकर साहब के, वो वही नाटक रिपीट हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं ये सब कुछ नहीं करूंगा, किसी बड़े नाटककार का नाटक आज तक मैंने किया नहीं है, ना किसी हिस्टोरिकल प्ले मैंने किया है, ना कुछ नहीं। मैं चाहता हूँ कि अपने ये जो स्टूडेंट तुम मुझे दे रहे हो, 50 स्टूडेंट, वो अपना थिएटर खुद डेवलप करे, और उस जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, क्योंकि मैंने अपना थिएटर खुद डेवलप किया है, ना मैं किसी बड़े राइटर को लेके बड़ा हुआ हूँ। तो वहां पे एक राइटअप आया था वर्तमान पत्र में, 26/11 में जो कसाब पे ट्रायल चल रही थी, एक जज के साथ इंक्वायरी हो रही थी, तो उसके ऊपर एक पत्रकार ने एक राइटअप लिखा था लोकसत्ता में। वो राइटअप मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे उसमें ड्रामा दिखाई दिया। तो मैंने उन बच्चों को, स्टूडेंट्स को, कि मैंने, जितने भी आप में से राइटिंग करना चाहते हैं आप खड़े हो जाइए, आप में से कोई डायरेक्शन करना चाहते हैं आप खड़े हो जाइए। वहीं पे मैंने 50 लोगों में ग्रुप डिवाइड किया, और 26/11 हाई अलर्ट नाम का प्ले उस एक महीने के ड्यू कोर्स में उन्हीं से लिख के, पॉलिश करके, परफॉर्म करके वो शो मैंने, डायरेक्शन मैंने किया, मगर उन मैं घोस्ट डायरेक्टर बन के, मगर एज अ प्रोफेसर बन के मैंने उनसे वो नाटक करवाया, और उसके कॉस्ट्यूम्स, लाइटिंग से लेके सब ड्यू कोर्स उनको सीखने को भी मिला। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है नाटक के पास देखने का। तो वो वर्तमान उस वक्त में 5 साल पहले की बात है,
उस वक्त का वो लेटेस्ट प्ले था जो स्टूडेंट ने अपने आप में क्रिएट किया। सो ये इस तरह का अगर थिएटर चलता है तो आई एम वेरी, सर आपका नेटवर्क, मुझे बहुत हेलो, अच्छा लगता है और उसमें हमने दिखा है। मैं तो एकदम जैसे होगी लॉकडाउन से शो बंद हो 26 किलो ये कुछ कंट्रीब्यूट करके करना चाहते हैं। हृदय, एक बात और पूछनी थी, क्योंकि आप हेलो राइटर और डायरेक्टर हेलो दोनों हैं। हाँ हाँ सर, बोलिए। हाँ सर। अब ये जवाब आपको सही लगा? आपको क्या लगा? सर आपका नेटवर्क का मैंने इश्यू हो आपको रहा है। जो, हेलो हाँ सर, आपकी आवाज रुक जा रही है। हेलो चल रहा है, हाँ मुझे दिख रहा है। हाँ, अभी अभी हाँ, अभी हाँ देखिए। बोले। हाँ हाँ, वसंत सर बोलिए। सर गुरुदेव, मैं एक प्रश्न और पूछना चाहिए। धन्यवाद, आपने हाँ बहुत बढ़िया जवाब बताया हमको। हाँ। एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ, हम्म क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत लिखता हूँ और डायरेक्शन भी देता हूँ। हम्म ये जो कोविड-19 हुआ, हम्म इस तरह से लोगों के आम मानस पटल पर इसका जो प्रभाव पड़ा, नाट्य लेखन पर, इस पे कुछ काम हो रहा है क्या? या इसके महत्वपूर्ण बात, जैसे सबसे बड़ी प्रभाव आया है सोशल डिस्टेंसिंग। इस हम्म शब्द ने आदमी को झकझोर दिया है और वो एक हम्म स्वभाव में आ गया है, सोशल डिस्टेंसिंग। हम्म दूसरा था पलायन। जैसे शुरुआत में जो मजदूरों ने शहर से पलायन किया था, शहर की ओर, गांव से, हम्म वो एक हम्म शहर सपना था उनका। हम्म इसके बाद फिर से एक दूसरा पलायन हुआ गांव में, लेकिन अल्टीमेटली जाके वो 0 किलोमीटर पे ही खड़ा हो गया कि अब क्या हाँ। करें। तो इस पे कुछ लिखा जा रहा है क्या? मुझे लग रहा है कि एक प्रश्न चिन्ह मेरे दिमाग में घूमता रहता है। बिल्कुल। सर मैं ये बता दूं आपको कि जब इस तरह से हादसे हुए हैं पूरे वर्ल्ड में, तो उसके बाद आप हिस्ट्री अगर देखो तो बहुत बड़ी क्रांति हुई है। जैसे आज ये कोविड-19 की वजह से 4 महीने का हम लोग ने लॉकडाउन हम लोग सहन कर रहे हैं, तो सबकी ऐसा एक वैक्यूम सा आ गया है, प्रेशर कुकर में है सब लोग। और जब इसकी सीटी बजेगी तो बहुत सारा कुछ निकलने वाला है इसमें से, क्योंकि लोग चुप नहीं है, हेलो। दिखते हैं, अपने अपने घर बैठे हैं। अगर जैसे मेरा मैं अपना एग्जाम, मेरे कुछ दोस्त हैं जो कुछ ना कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। जी हाँ सर, वो एक्चुअल में आपका बीच हेलो। में, हाँ हेलो, हाँ हाँ सर, वो नेटवर्क इशू हो जा रहा है, तो हाँ आपकी आवाज आते आते रुक जाती है और वो फोनेटिक टाइप हो पर जाती हाँ है। पता हाँ नहीं, सर, क्योंकि हाँ वाईफाई वो पे मौसम है। यहाँ भी खराब है ग्वालियर में। और मैं देखूं क्या, जरा चेक करूं। हाँ सर, हाँ आप, वह बारिश भी हो रही है बाहर, तो इसकी जी वजह जी से हुआ होगा। जी, क्योंकि आपका येलो येलो बता रहा है हाँ आपका तो नेटवर्क का। अच्छा, जी जी हाँ सर, बोलिए। तो अभी सुनाई दे रहा है? हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है। हाँ ठीक है। तो मैं वाईफाई पे ही डाला है, क्योंकि नेट पे डाल दूं तो समझो गायब हो जाएगा बीच में। हाँ जी जी, नहीं ठीक है। वाईफाई भी। तो सुनाई दिया मैंने अभी जो कहा, वो कुछ हाँ, सुनाई दिया? नहीं सर, आखिरी का नहीं समझ में आया। हाँ मैंने मैंने ये कहा कि इतना क्रिएटिव थिंकिंग अपने आप चल रहा है लोगों में, क्रिएटिव लोगों में, घर बैठ के। हेलो हाँ हाँ सर, हाँ हाँ हाँ, हेलो हाँ सर, आवाज आ रही है। हेलो। हाँ हाँ कि हाँ हाँ कि ये जैसे प्रेशर कुकर में सब बंद है ऐसा मुझे लग रहा है। और ये जब सीटी बजेगी तो इतना जबरदस्त उसमें क्रिएटिविटी आने वाली है आगे जाके। कोई चुप नहीं बैठा है, घर पे अगर बैठा है तो कुछ न कुछ सोच के कर रहा है। रंगकर में
अपने हिसाब से सोच रहे, चित्रकर्मी फिल्म मेकर अपने हिसाब से सोचे अच्छी तरह से। ये सोचने का वक्त किसी को नहीं था 4 महीने पहले। सब लोग काम में लगे हुए थे, सब लोग प्रोडक्शन में लगे हुए थे, सब लोग कर रहे थे कुछ ना कुछ, करना है। मगर ये 4 महीने जो मिले हैं वो इतने जबरदस्त लोगों को छुट्टी मिली है अपने आप को अपने आप में झांकने के लिए, अपने आप को जज करने के लिए। तो ये कभी ये नहीं जाएगी उसमें, क्योंकि आज हिस्ट्री आप देखो, जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर के वक्त जापान इतना तहस नहस हुआ था, उसके बाद वो उभर के वापस आ गया। ये जैसे 4-5 साल पहले विजय मेहता जी की एक वर्कशॉप हुई थी, तो उसमें मैंने एक सवाल उनको पूछा था, विजय भाई को, की भाई रेनेसान्स पिरियड कधी येईल मराठी नाटकांचा, आता परत कधी शक्यता वाटते तुम्हाला, कब आएगा रेनेसान्स पीरियड मराठी नाटक या थिएटर में पूरा? तो वो विचार में पड़ गई कि कैसे आएगा, कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो इसको ये इस पीरियड को आने के लिए हेल्प करे। तो ये जो कोविड-19 है वो मेरे ख्याल से वो है क्योंकि अभी क्या होगा, लोगों को एवरीबॉडी इज ऑन जीरो लेवल, सब लोग रनिंग के पहले लाइन पे खड़े हैं। अभी यहाँ से जो आगे निकल जाएगा उसको अच्छा क्रिएटिव और अलग सोचना पड़ेगा। पुराना लोग स्वीकार नहीं करेंगे लोगों को आने के लिए, कि उनको मालूम है अभी नाटक देखना है तो वही देखना है, सिनेमा देखना है तो वही देखना है, मगर नया कुछ देखने को मिलेगा, ये उनका विश्वास अब जाके 5-6 महीने में हमको दिखाई देगा और क्रिएटिविटी हाइट में जाएगी बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19। क्योंकि कुछ नए नए तरीके ढूंढ निकालेंगे परफॉर्मिंग आर्ट के, ये भी मुझे लग रहा है इस दौर में। तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है आफ्टर 6-7 महीने। ये दुख भी है उसमें कि इतना अपना टाइम वेस्ट हुआ, मगर टाइम वेस्ट नहीं है, ये इनोवेटिव टाइम है, इनोवेशन करने का टाइम है, करते रहना चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ, मुझे एक प्रश्न और पूछ सकता हूँ? हाँ बोलिए, पूछिए बिल्कुल। जो पूछो फिर मैं पूछता हूँ। सर, जैसे आपके जो नाटक है आपने लिखे, चूंकि मौलिक नाटक लिखे आपने, पुराने नाटकों को नहीं किया। जहां तक मेरी अप्रोच भी ये है, वो मैंने ज्यादातर कोशिश की थी जो मराठी के नाटक हैं जो हिंदी में या अनुदित हैं या मैंने अनुवाद कराया या किया, उसमें मराठी पृष्ठभूमि की जो हमारी परंपराएं हैं, तो जैसे कुछ लेखकों के नाटकों में मिलती है, जैसे दलवी साहब हैं, तेंदुलकर साहब हैं, तेंदुलकर साहब के जैसे कावड़ा पाठशाला, कौओं की पाठशाला, या दलवी साहब का बैरिस्टर ले लो आप, या गाढ़वाचं लग्न ले लो, या महाब्राह्मण ले लो, या शांतता कोर्ट चालू, बहुत सारे नाटक हैं जिसमें डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमने वो सारी परंपराएं डालते हैं। जैसे शांतता कोर्ट में उन्होंने लिखा था, जो बचपन में अपन खेलते थे ना, कि चुक चुक गाड़ी धुएर गाड़ी मामाच्या गावाला जाऊ, या ये जो चीज उन्होंने लिखी थी तेंदुलकर जी ने, ऐसे ही बहुत सारी चीजें जो हम उसमें डालते हैं, जैसे हम सड़ा करते हैं या मनाचे श्लोक गाते हैं, या हमारे भाव भूलाबाई लेक की सोनियाची वाटी, जो हम लोग जो करते हैं, ये परंपराएं क्या आपकी, चूंकि आप लेखक भी हैं और डायरेक्टर भी, तो लेखन में, कंटेंट में ये चीजें किन्हीं नाटकों में आई हैं? मेरे हर नाटक में आ गया ये, हर नाटक मैंने, जब तक मुझे ऐसा कुछ दिमाग में आया नहीं, मैंने नाटक लिखा ही नहीं। अभी आपने श्री मनाचे शोक का उल्लेख किया, मेरे एक वन एक्ट प्ले था श्री मनाचे शोक नाम का, एक बिल्कुल कॉमन मिडिल क्लास मैन जो प्रेस में काम करता है, टाइम्स ऑफ इंडिया में, वर्तमान पत्र में, और मिडिल क्लास का पूरा, तो एक दिन उसका मन उसको छोड़ के निकल जाता है और वो बिन मन का आदमी पूरे फैमिली में ऐसे तहस नहस हो जाता है, उसको कुछ पता नहीं चलता अब क्या करे, क्योंकि मन ही नहीं उसमें। तो वो पूरा नाटक मैंने श्री मनाचे शोक जो है रामदास स्वामी जी के, उनके एक एक श्लोक के मीडिया से आगे लेके गया था मैं एज अ राइटर, और वो एंड में डॉक्टर रघुवीर समर्थ आके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं और नाटक खत्म हो जाता है।
तो वो ट्रेडिशनल चीजें हमने बहुत यूज की है अपने नाटक में। ये एक है। तो वो यहाँ पे फैसिनेशन हर राइटर को होता ही है। मैंने जो कहा ना बिगिनिंग में कि विजुअल सेंस आने के लिए ये सब चीज आती है। अपने डायलॉग्स में, फिलोसॉफिकल डायलॉग में कोई वो तो किसी बड़े एक्टर से या अच्छा ओरेटर जो है या एक्टिंग जो जानता है या डायलॉग डिलीवरी जानता है, वो उस राइटर का जैसे उद्ध्वस्त धर्मशाला है नाटक गोपू देशपांडे जी का, वो एक्टर ओरिएंटेड नाटक है जिसमें भाषा का नॉलेज होना, उच्चार का नॉलेज होना और डायलॉग डिलीवरी में विजुअल सेंस क्रिएट करने के एक्टर सब होने चाहिए उसमें। वो नाटक सिर्फ एक इंटरव्यू ओरिएंटेड है, बातें बहुत चलती है उस नाटक में। अगर आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होगे तो वो नाटक देखा नहीं जाएगा। अंधार मगर यात्रा में तो बातचीत है गोपू का। हाँ, तो वो वहां पे बड़े बड़े एक्टर्स जो नाम जिन्होंने नाम कमाया, वो उस तरह के नाटक एक्टर लोगों ने बहुत नाम किया इस तरह से नाटक करके, क्योंकि उन्होंने शब्दों में दुनिया लोगों के सामने खड़ी कर दी। विजुअल डायलॉग डिलीवरी में आ गया। जैसे उद्ध्वस्त धर्मशाला में डॉक्टर लागू जी का एक स्वागत था, ये रक्त लांछित पहाड़ और कम्युनिज्म का उसमें पूरा वर्णन किया है, बहुत बड़ा पैराग्राफ है। तो वो सॉलिलोकी हम यानी इन्वॉल्व इतने हो जाते हैं कि हमारे सामने अपने विजुअल आ जाते हैं प्रेक्षकों के। दैट इज अनदर वर्ल्ड ऑफ विजुअल सेंस क्रिएशन। मगर महानिर्वाण में या घाशीराम कोतवाल में या मेरे अलवारा डाकू में आपको रेडीमेड विजुअल मिल जाते हैं। जैसे महानिर्वाण में वो जो अंतिम यात्रा है, उस वक्त जो सब ये हो जाता है, उसमें ब्लैक कॉमेडी उन्होंने रेडीमेड दी है, आपको सोचने की जरूरत नहीं कुछ ऑडियंस को। मगर उद्ध्वस्त धर्मशाला, अंधार यात्रा या एंटीगनी जैसा नाटक, उसमें यू हैव टू इन्वॉल्व विद द एक्टर्स डायलॉग डिलीवरी, और वो अपना जग अपने को खुद क्रिएट करना पड़ता है। अपना थिएटर, हर एक इंडिविजुअल प्रेक्षक अपना थिएटर उस वक्त खुद क्रिएट करता है। जैसे शंतनु मैत्रा, शंभू मैत्रा जी की सॉलिलोकी अगर हो तो वो उसमें विजुअल कोई जरूरत नहीं, वो अपने आप डायलॉग्स में आ जाती है। डॉक्टर लागू सूर्य पाहिलेला माणूस में 1 घंटे का उनकी सॉलिलोकी थी, 45 मिनट्स की सॉलिलोकी थी, मगर अपने आप प्रेक्षक अपना विजुअल बनाते जाते थे। तो वहां पे विजुअल सेंस थिएटर का अलग जो होता है, डायरेक्टर को सिर्फ उसका इसेंस निकालने का काम बाकी रहता था। तो वो टाइप का प्ले, जैसे बैरिस्टर या दळवी का जी का आपने उदाहरण दिया, जयवंत दळवी का एक नाटक मैंने किया था। मैंने एक दो ही बड़े राइटर का नाटक किया, एक जयवंत दळवी साहब और दूसरे अशोक पाटोळे। बाकी सब नाटक मैंने अपने किए। दळवी जी का नाटक मुझे कमर्शियल ऑफर थी कला वैभव की, जब विजयाबाई मेहता कुछ शाकुंतल या जर्मनी में बिजी थी, तो उनसे वो नाटक किया नहीं गया, तो वो नाटक रेडीमेड मेरे पास आया। मगर तब मुझे पता चला कि जयवंत दळवी साहब का नाटक थिएट्रिकल जो सेंस था वो एज अ राइटर था, उसमें पूरा मैंने एज अ डायरेक्टरल वर्क करके उसको विजुअल सेंस मैंने दिया पूरा, और वही विजयाबाई को भी करना पड़ता था। तो उनका दळवी साहब तो बड़े साहित्यिक थे ना, तो वो उनका साहित्य उस नाटक राइटिंग में प्रोसेस में आ जाता था। मगर जो राइटर थिएटर जानता है, जो विजुअल सेंस जानता है, उसका नाटक अलग उभर के आ जाते हैं। जैसे महेश एलकुंचवार जी के नाटक है, आप वो भी आड़ेकर और तेंदुलकर जी के से अलग नाटक है उनके, उसमें भी आप अपना खुद विश्व निर्माण कर सकते हो। एलकुंचवार जी के कुछ नाटक जैसे युगांत है, तीसरा पार्ट है वाड़ा चिरेबंदी का, उसमें रसिक अपना खुद नाटक ड्रामेटाइज कर सकता है अपने नजरों में। एक्टर सिर्फ अच्छे होने चाहिए उसमें, ओरिएटर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो डायलॉग डिलीवरी अगर कहीं फिसल गई तो वो राइटर भी गया काम से। इस तरह से वो विजुअल सेंस वहां पे अलग दिखाई देता है अपने तो मगर विजुअल सेंस है ही, आइदर ऑन स्टेज है या रसिकों के दिमाग में है या प्रेक्षकों के दिमाग में। जी जी, यस। जैसे युगांत और वाड़े के घेराबंदी में सेट का भी बड़ा काम है, लंबा बहुत आपको बनाना पड़ेगा। बहुत सेट का वो प्रदीप मुळे ने किया था मराठी में, और वो मेरा ही कलीग था। आपको मैं बता दूं कि मैंने जैसे अपने खुद के नाटक किए, वैसे मैंने एक भी एस्टेब्लिश एक्टर के साथ काम नहीं किया। जितने भी मैंने कलाकार लिए वो बाद में जाके स्टॉलवर्ड्स बन गए।
जैसे लक्ष्मीकांत बेर्डे है, निर्मिति सावंत है, मकरंद अनासपुरे है, प्रशांत दामले है, दीपक शिर्के है, बहुत मोर देन 50 आर्टिस्ट ऐसे हैं, कलाकार जिन्होंने पहली बार मेरे पास काम किया. दैट वाज माय डायरेक्टोरियल सेंस ऑफ, इसमें कुछ है, चलो इसको लेके काम करते हैं. भले इसको नाम नहीं है, स्टार नहीं है, कुछ नहीं. और मैंने सब कमर्शियल प्ले किए, ऐसा नहीं कि मैंने एक्सपेरिमेंट किया. जैसे मेरा पहला टूर जो शो था कमर्शियली जो आया, उसमें विजय कदम, लक्ष्मीकांत बेर्डे, किसी को मालूम नहीं थे, सुधीर जोशी. लक्ष्मीकांत बेर्डे पहले था, मगर स्टारडम उसको उस नाटक से मिला, वर्ल्ड वाइड हो गया वो पूरा. निर्मिति सावंत जैसे बढ़िया एक्ट्रेस, मगर अप्रोप्रिएट रोल उसको देना, उनके साथ काम करना. तो ये टाइप का जो है. वैसे मैंने म्यूजिक डायरेक्टर्स भी है मेरे साथ जिन्होंने पहला काम किया, सेट डिजाइनर जैसे प्रदीप मुळे ने पहला कमर्शियल प्ले मेरे साथ किया. वो हमारे या मंडली साधु ग्रुप में हमारे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का मेंबर थे. जे ही इज फ्रॉम जे. तो उसने वाड़ा चिरेबंदी का बाद में तो अपने आप इंडिविजुअल लोग अपना अपना काम करते हैं, उसमें कोई अपना कंट्रीब्यूशन रहता नहीं. सिर्फ पहला जो फर्स्ट ब्रेक है, वो ब्रेक ही इम्पोर्टेंट है, उसके बाद तो अपना अपना बन जाते हैं सब लोग. मगर वाड़ा चिरेबंदी का सेट, आज जो प्रदीप मुळे जितने भी सेट कर रहे हैं आज के कंटेम्पररी नाटक में, दे आर ऑल हैट्स ऑफ. जबरदस्त उसका कंट्रीब्यूशन है मराठी थिएटर में सेट डिजाइनर का. जयंदा. थैंक यू सर, थैंक यू. सर मेरा नाम जयंत देशमुख है. हाँ. मैं मुंबई में काम करता हूँ. अच्छा. मेरी एक जिज्ञासा है, ये है कि मराठी थिएटर में कमर्शियल थिएटर ज्यादा टर्म इस्तेमाल होता है. एक तो एक्सपेरिमेंटल हो गया और एक कमर्शियल हो गया. आवाज कम आ रही. सही तो आ रही. मेरा ये कहना है कि मराठी में कमर्शियल थिएटर का टर्म बहुत इस्तेमाल होता है. ये कमर्शियल प्ले है, ये कमर्शियल थिएटर है, और एक एक्सपेरिमेंटल है, और मैं बोलता हूँ एक प्रोफेशनल है. तो प्रोफेशनल, कमर्शियल और एक्सपेरिमेंटल. तो एक्सपेरिमेंटल तो समझ में आता है. अभी घासीराम कोतवाल को हम इन तीनों में से किसमें गिनेंगे? एक. दूसरा, आपके जो नाटक हैं, या वाड़ा चिरेबंदी है या सतीश आलेकर का महानिर्वाण है, मैंने घासीराम भी किया है, मैंने महानिर्वाण, मैं रंगमंडल भारत भवन से हूँ. भारत भवन में मैं 10 साल था मैं भारत भवन. और अभी यहाँ सिनेमा करता हूँ, टेलीविजन करता हूँ, प्ले भी करता हूँ. तो मेरी जिज्ञासा ये कि इसको किस तरह से मराठी थिएटर के लोग उसको डिफाइन करते हैं. कमर्शियल को तो समझ में आ गया मेरे को. कमर्शियल का मतलब ये नहीं हुआ, मेरे को लगता है, कि उससे कितना पैसा कमाया जाता है और कितने ज्यादा उसका शो होते हैं. एक ये टर्म, एक ये बात है. और व्यावसायिक में प्रोफेशनलिज्म है. तो कमर्शियल में जो लोग काम करते हैं वो प्रोफेशनल तो है ही, इसलिए वो कमर्शियल भी है ना. और एक एक्सपेरिमेंटल है. तो एक्सपेरिमेंटल थिएटर भी कमर्शियल क्यों नहीं हो सकता? ये मेरा एक प्रश्न है. दूसरी एक बात है मेरी कि एक पीढ़ी के बाद मराठी नाटकों के, चाहे विजय तेंदुलकर को ले लें, महेश एलकुंचवार को ले लें, या सतीश आलेकर को ले लें. जैसे वसंत देव मेरे बहुत अच्छे मित्र रहे हैं. उन्होंने बहुत सारा तेंदुलकर के नाटकों का हिंदी अनुवाद किया. मैंने खुद ने रत्नाकर मतकरी के लोक कथा का अनुवाद किया रंगमंडल भारत भवन के लिए. तो एक समय के बाद मराठी के नाटक हिंदी में ट्रांसलेट क्यों नहीं होते? एक. और मैंने कई बार कोशिश की बहुत सारे लोगों से बात करके ट्रांसलेट करने की, जो मैं महाराष्ट्रियन हूँ. तो बहुत सारे लोगों को ये आग्रह, दुराग्रह है हिंदी के लोगों के प्रति, अरे नहीं यार, इसको कौन करेगा, कौन सा डायरेक्टर इसको करेगा, इस तरह की चीजें भी है. तो एक समय के बाद मराठी के जो नाटक हैं वो हिंदी में आना कम हो. नहीं तो मैक्सिमम मराठी, बंगाली और कन्नड़, गिरीश कर्नाड, विजय तेंदुलकर और बादल सरकार, ये तीन, या और हिंदी के मोहन राकेश, ये चार ही मॉडर्न इंडियन थिएटर के बारे में कहा जाता है. तो ये दोनों मेरी जिज्ञासा है, मैं जानना चाहता हूँ. पहले सवाल का मैं जवाब देता हूँ. प्रोफेशनल जो है ना, वो हर कहीं पे होना चाहिए. एक्सपेरिमेंटल नाटक भी प्रोफेशनल होना चाहिए और कमर्शियल नाटक भी प्रोफेशनल होना चाहिए. प्रोफेशनल मतलब हाईली क्वालिफाइड, जो इसको व्यावसायिक नहीं और एक्सपेरिमेंटल भी नहीं, मगर कला नीति से या सब कौशल्य से निपुण जिसको बोलते हैं ना, दैट इज प्रोफेशनल. भले आप फिर कमर्शियल थिएटर करो या एक्सपेरिमेंटल थिएटर करो. अभी एक्सपेरिमेंटल और कमर्शियल दो टर्म्स इसलिए हैं
कि वहां पे छबिलदास रंगमंच था कई सालों तक, अभी बंद हुआ, फिर भी वो टर्म चालू है अभी तक। और कमर्शियल थिएटर्स में शिवाजी मंदिर, ये वो बड़े थिएटर जितने भी है यहाँ पे 300-400 रुपया 500 रुपया टिकट लगा के लोग देखते हैं नाटक। तो ये यूजुअल टर्म, कॉमन टर्म हो गए की समजने के लिए भाषा में, किंवा कमर्शियल नाटक मी करतोय आता, म्हणजे ते सगळ्यांसाठी आहे, दॅट इज युनिव्हर्सल। आप भी आ सकते हैं देख के। मगर कमर्शियल नाटक अगर मैं एक्सपेरिमेंटल नाटक अगर मैं कर रहा हूँ, उद्वस्त धर्मशाला के अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट शो लूं लोगों को दिखाने के लिए, तो मैं सोचूंगा कि ये इसको समझेगा कि नहीं, इसके पल्ले पड़ेगा कि नहीं, इसको भाषा ये समझेगी कि नहीं, इसका कंटेंट, इसमें कोई डांस नहीं है, ड्रामा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ चर्चा है। और वो ऐसी चर्चा है कि जो दिमाग को तकलीफ दे। तो वो एक अपने आप अलग हो गया रास्ता। नहीं, ये भाई अपना नहीं है, ये मैं तो सिर्फ अश्रूंची झाली फुले देखूंगा या गारंबीचा बापू देखूंगा, जैसे मेरे पे बचपन में संस्कार हुए। तू वाहतोय दुर्वांची जुडी नाटक बघ, सकाराम बाइंडर बघितलं तर तंगडी तोडून टाकू। तो वो अलाउड ही नहीं था हमको, क्योंकि उसमें अवध्य तो बात की बात है। फिर अभी जैसे मेरी पुस्तक पढ़ के महेश एलकुंचवार जी ने मुझे फोन किया कि क्या बढ़िया आपने लिखा है, कोई अलग ही लिखा है। इसकी 40 साल के बाद एलकुंचवार साहब ने मेरे साथ बात की, और मैं भी डर रहा था 40 साल कि इतने बड़े राइटर को, उनको मालूम है कि नहीं मेरा थिएटर क्या है, मगर उनको सब मालूम है। उन्होंने मेरा पुस्तक जो क्लोज एनकाउंटर पढ़ के मुझे फोन किया, तो मैंने उनसे एक एक नाटक का हिस्ट्री उनको बताई, पार्टी में क्या था, ये था, तो वो भी चौक पड़ गए। हम लोग सब देख रहे थे वो, मगर हमने किया कमर्शियल थिएटर, क्योंकि बेसिकली कमर्शियल आर्टिस्ट। और ये तो कमर्शियल टर्म्स इसलिए है कि मेरा नाटक देखने के लिए जो भी आएगा वो उसको एंटरटेन होना चाहिए, अच्छी तरह से वो खुश होके उसको वापस किसी को लेके आना चाहिए और देखना चाहिए, उसको वर्ल्ड वाइड होना चाहिए। यही चीज मैंने, जैसे दूसरा नाटक मैंने अभी लेटेस्ट मेरा हिट था 2000 साल में, जाऊबाई चोरात नाटक नाम का एक नाटक मैंने किया। उसके 2300 शो हो गए, और एट अ स्ट्रेच उसके 1500 शो हो गए। जो फर्स्ट शो 30 अप्रैल को शुरू हुआ और 3.5 साल में उसके 1000 शो हो गए। उसमें निर्मिति सावंत, मकरंद अनासपुरी है, और वो पहला मल्टीमीडिया थिएटर का शो है महाराष्ट्र में, बल्कि इंडियन थिएटर में भी होगा शायद, मैंने देखा नहीं। मगर उसमें प्रोजेक्शन था, फिल्म और नाटक एक किया था। उस वक्त 2000 साल में उसके ऊपर बहुत ही कड़ी टीका हुई थी कि पुरुषोत्तम ने नाटक में फिल्म क्यों लाई। मगर आज आप देखो 20 साल के बाद हर कमर्शियल, हर एक्सपेरिमेंटल प्ले में कहीं ना कहीं प्रोजेक्टर का यूज हो रहा है। 20 साल पहले लोग डर गए थे, अरे ये क्या तुमने किया। तो मुझे मालूम था, मैं शांत था, मैंने किसी को रिप्लाई नहीं किया। मैंने उस वक्त भी इंटरव्यू में कहा कि दिस इज आवर फ्यूचर, आगे जाके यही करना है। आप टेक्निक के साथ जुड़े नहीं रहोगे आज के टेक्निक के साथ, क्योंकि आप समझो 150 साल पहले जब नाटक हुआ पहला, या 100 साल पहले, या बालगंधर्व के जमाने में, तब पेट्रोमैक्स यूज करते थे, कंदील यूज करते थे, या मशाल यूज करते थे। मगर जैसे ही पहले स्पॉटलाइट आया, नाटक ने अपनाया। जैसे कुछ बड़े बड़े डिमर आते थे पहले, मगर अभी आज एक 1 फीट बाय 1 फीट के मिक्सर में आज सब कुछ हो जाता है। तो वो अपनाने की चीज है, उसके बाद आप जो करना चाहे करो। तो जैसे जाऊबाई जोरात आया, प्रोजेक्शन ये वो, उसमें इतना ब्रिलियंटली सब यूज किया था, और नाटक भी जबरदस्त कमर्शियल हिट हुआ। और मेरा मकसद यही कंटेंट अगर गोपू देशपांडे जी अपना लेते थे कि मिनिस्टर की वाइफ अपनी आइडेंटिटी छुपा के महाराष्ट्र पर घूम रही है और वहां का भ्रष्टाचार देख रही है, तो उनका वो नाटक अलग हो जाता, डायलॉग ओरिएंटेड हो जाता था, और बहुत ही डीपली उसका कंटेंट बाहर आ जाता था। मगर वही मैंने कॉमन से कॉमन ऑडियंस को भी समझे, इस तरह की विजुअल ओरिएंटेशन उसमें लाया, और वो नाटक सक्सेसफुली मोर देन 2000 शोज हो गए। तो ये फर्क है एक्सपेरिमेंट और कमर्शियल में। मगर दोनों जगह प्रोफेशनलिज्म चाहिए। आप उद्वस्त धर्मशाला का प्रयोग देखोगे तो इट वाज हाईली प्रोफेशनल शो, बड़े बड़े एक्टर्स थे उसमें, भले छबिलदास में शो हुए उसके, मगर एक्टर्स सब प्रोफेशनल थे। मीन्स कौशल्य उनका बहुत ही बढ़िया था, क्राफ्टमैनशिप बढ़िया थी, सब था। और वही बैरिस्टर नाटक भी आप कमर्शियल थिएटर में देखोगे, वहां पे भी प्रोफेशनल, विक्रम गोखले से लेके विजयाबाई मेहता जैसी प्रोफेशनल, मीन्स प्रोफेशनल एक्ट्रेस उन्होंने सब जगह ये नाटक पहुंचा। तो दोनों जगह प्रोफेशनलिज्म चाहिए, मगर कैटेगरीज
एक्सपेरिमेंटल और कमर्शियल इसलिए है कि लोगों को देखने के लिए, अपना अपना रास्ता चुनने के लिए सही रहे, बस दैट इज द ओनली थिंग। नहीं तो वाड़ा चिरेबंदी जैसा आज कमर्शियली तीसरी बार आया, एक बार विजया मेहता ने किया, 2 बार चंद्रकांत कुलकर्णी जी ने किया, और 9-9 घंटे का नाटक किया, वो भी लोगों ने देखा। मीन्स आप कन्विंसिंग थिएटर इधर लाओ तो लोग टिकट निकाल के वो भी देखते हैं। थोड़ा सररियलिस्टिक हो गया, थोड़ा रियलिज्म से हट गया और एक्सपेरिमेंट हुआ या सिंबोलिज्म पे के चला गया तो लोग थोड़ा डरते हैं उस टाइप का कुछ परफॉर्मेंस झुंड में जाके देखने के लिए। सर हमारे पास Well, 3 that मिनट is the बचे only. हैं, तो मैं चाहूंगी कि Okay. जल्दी से बात खत्म हो जाए। यस यस यस। सेकंड ये था कि ट्रांसलेट क्यों नहीं होते? हाँ, हाँ ट्रांसलेट क्यों नहीं होते, वो हिंदी ट्रांसलेशन करने वालों ने सोचना चाहिए। मराठी जिन्होंने लिखा है वो कैसे सोचेंगे? नहीं वो आप, हाँ वो नहीं सर, वो आपका कहना बिल्कुल सही है। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ ये बात। नहीं, मैंने अभी कल ही सतीश जी से कल बात की। मेरा एक प्ले है जो एनवायरनमेंट पे बेसिस है और यूनिवर्सल है। हिंदुस्तान में कहीं पे भी उसका ट्रांसलेशन हुआ तो वो लोग उसको देखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट एनवायरनमेंट ऑफिसर जो है बहुत बड़ा, उसको किस तरह से पॉलिटिकली कॉर्नर किया जाता है और उसको उसकी टर्म न बढ़ाते हुए पूरा स्टेट का कैसे नुकसान हो, और वो हर जगह चल रहा है हिंदुस्तान में। तो वो ऐसा यूनिवर्सल सब्जेक्ट अगर हो, अनुवाद की कार्यशाला हो जाए। जैसे हाँ। मैं अभी प्रेमानंद जी के 2 नाटक ट्रांसलेट किए इसी दौर में, छावनी और नूर मोहम्मद साठे। तो ये मराठी से हिंदी ट्रांसलेशन की एक वर्कशॉप कराइए ना, हम लोग आएंगे, हम मराठी में जानते हैं। हाँ करना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, करना चाहिए। हमारे मेरे ख्याल से जयंत सर का ये है कि मराठी के जो ट्रांसलेट करने वाले हैं वो हिंदी के डायरेक्टर्स या हिंदी के थिएटर को उतना सम्मान से नहीं देखते, है ना जयंत? वो कुछ ऐसा ही है कि उनका कहना है कि पता नहीं कौन से डायरेक्टर और कैसा करेंगे। नहीं गीता जी, मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा, ये ठीक नहीं है। मराठी के जो भी रंगकर्मी हैं बहुत ही स्वागत करने वाले लोग हैं, और हिंदी में आप बिलीव नहीं करेंगे, मोहन राकेश जी के कितने नाटक हैं। मैं नाम सुना दूं, मतलब श्रेष्ठ जी भी है, वो भी जान, तो ये सारी चीजें हैं। और मैं खुद अभी कल पुरदा से बात कर रहा, तो मैंने तय किया है कि हर साल एक हिंदी का नाटक मराठी में और एक मराठी का नाटक हिंदी में, और ये मैं कर रहा हूँ, मैं कई सालों से कर रहा हूँ। प्रेमानंद भी हो, श्याम मनोहर हो, गुरुदास से भी यही बात चल रही थी कि इस बार शायद मैं इनका कोई मैं नाटक लेके आऊँ। जी और सर हमारा ये जूम मीटिंग का समय खत्म होने वाला है। चर्चा तो चलती रहेगी और हमारा मन भी नहीं कर रहा है कि इसे बंद किया जाए, लेकिन समय का तकाजा है। तो मैं सर बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी कि आप आए। थैंक यू वेरी मच, मैंने भी बहुत एंजॉय किया। जी भविष्य में चाहूंगी कि 1-2 बार इसी तरह आपसे बैठ के बात करी जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आप बताइए, क्योंकि मैं बहुत सिलेक्टिव हूँ और आपका बहुत ही अच्छा, आपने जो अप्रोच दिया था वो बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। इस हिसाब से गीता जी, मैंने इसीलिए पुरुषोत्तम जी को इसीलिए आपको बोला कि उनको बुलाइए कि मराठी हिंदी का ये आदान प्रदान चलता रहे। सर मेरा मोटिव यही है, मैंने सर से यही कहा था कि मेरा उद्देश्य भी यही है कि मेरा प्रश्न करने का कारण ही यही था, मेरा कहने का कारण ही यही था, और कुछ भी मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव था, इसलिए मैंने कहा था कि वीडियो खत्म होने वाली है, तो मैं सबको नमस्कार